हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और उत्तराखंड एलटी की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं पेडागोजी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक बार फिर से एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा बच्चों में वृद्धि, विकास और विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर जो है ये छोटा ही टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम सारी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए आप लोग लास्ट तक, और जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें तो कि आज सारी जो नई वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो आप कोई देर मत कीजिए। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपको मैसेज करना है और आप यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ के पेमेंट मेरे गूगल पे अकाउंट पे करना है इसी नंबर पर। उसके बाद जो है मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो भी नोट्स होंगे अभी तक के वो आपको भेजूंगा और साथ के साथ आने वाली सभी वीडियोस के पीडीएफ आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। तो आज जैसे मैंने बताया कि हम पढ़ने वाले हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास और उससे संबंधित वातावरण और हेरिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों में वृद्धि एवं विकास और आनुवंशिकता पर प्रभाव, ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है उसका अर्थ होता है बालकों की शारीरिक जो संरचना, उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका विकास होना, जिसके अंतर्गत आपकी लंबाई, भार, मोटाई, शारीरिक जो अंग है उनका विकास होना। वह एक निश्चित आयु तक ही ये चीज़ होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और ये एक निश्चित आयु तक होती है और तब तक उसके बाद यह रुक जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ग्रोथ या वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया के अंदर एक स्टेप होता है आपका वृद्धि। और विकास, इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ओके, एक लिमिटेड एरिया होता है और वहीं तक जो है ये विकास वृद्धि जो है वो करती है। उसके बाद है बालक में वृद्धि का अर्थ यह आवश्यक नहीं कि उसमें विकास भी हो, यानी कि किसी बच्चे के अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है या उसके शारीरिक विकास होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका विकास वास्तव में हो रहा है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी उम्र से अधिक बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका जो मेंटली लेवल होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है, उनका कॉग्निशन लेवल डेवलप नहीं हो पाता, संज्ञानात्मक विकास जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है वृद्धि जो है वो विकास के होने की गारंटी नहीं देती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है आपके पास विकास या ग्रोथ। तो विकास का क्या मतलब होता है, विकास एक जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बालक के क्या जो शारीरिक हो गया, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक व सभी प्रकार के जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल हो, आपका साइकोमोटर हो, कॉग्निशन हो, भाषा यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट हैं ये आपके विकास के अंतर्गत आते हैं, ग्रो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी जो विकासों की पहली शर्त है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। क्योंकि जब तक शारीरिक विकास ही पूरी तरीके से नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तब तक बाकी के विकास संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या होंगे भी तो उसमें उतनी ज़्यादा एक नॉर्मलसी नहीं होगी, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी 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 कि नहीं होगी। तो इस तरीके के बच्चे आपने देखा होगा कई प्रकार के डिजीजेस से शिकार होते हैं, ऑटिज्म वगैरह डिजीज होती है उनके शिकार होते हैं। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे जब वो वाला टॉपिक आएगा बच्चों में जो ये डिसेबिलिटी वाला जो अलग से टॉपिक है उसके ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसी की बात कर लेते हैं। फिर है आपके पास विकास के अभिलक्षण, इसके क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ होते हैं। तो दोस्तों, जो विकास है उसका प्रारंभ हम गर्भ धारण से ही प्रारंभ हो जाता है और लगातार चलता रहता है मृत्यु तक। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि जो विकास है उसका प्रारंभ कब से होता है। तो उसमें दिया रहेगा कि गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो दोस्तों, विकास जो है बच्चे का गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर बच्चा जो है पहले जो है भ्रूण की अवस्था में, फिर जायगोट बनता है। इस तरीके से धीरे जो बायो वाले हैं वो जानते हैं इस चीज़ को।
तो धीरे धीरे जो है ये सारे विकास जो है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं, और जो शैशवावस्था बाल्यावस्था उसमें सबसे तीव्र विकास बच्चे का होता है। फिर आपके पास विकास की और क्या खासियत है कि यह बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि एक कोई निश्चित आयाम नहीं है इसका, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई किसी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जबकि दूसरे क्षेत्र में उतना ना हो। तो इसलिए कोई फिक्स इसका एक क्राइटेरिया नहीं है कि विकास का ये एक फिक्स क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर विकास जो है वो लचीला होता है। तो लचीले का मतलब यहाँ पे यही है कि जो विकास है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन द सेंस कि किसी क्षेत्र में वो अत्यधिक हो सकता है या किसी क्षेत्र में वो कम हो सकता है, यानी कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। और जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उस क्षेत्र में उसका विकास ज़्यादा हो सकता है, और जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं है उसका क्षेत्र उस क्षेत्र में कम हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार की जिसके अंदर जैसी इंटेलिजेंस होगी वैसी उसके हिसाब से वो होगा। जैसे कि बुद्धि के सिद्धांत में हमने पढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने जो अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई है, तो उसी के अनुसार व्यक्ति डेवलप करता है। तो हम खैर वो जो बुद्धि वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर इंटेलिजेंस में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से जटिल की ओर जाता है। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा जो है वो पहले सामान्य चीज़ें होती हैं और फिर विशिष्ट चीज़ें बच्चा सीखता है। पहले वो जनरल चीज़ें जो सीखता है, जैसे कि अगर बात करें कि पूरा का पूरा अगर उसे सपोज एक बोतल का ढक्कन खोलना है तो सबसे पहले तो वो पूरा की बोतल हिलाएगा, हर चीज़ तरीके से खोलना शुरू कर देगा और पूरे के पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा कि हाथ और उंगलियों के कॉम्बिनेशन से ढक्कन को खोलते हैं और तब वो उसको खोलने लग जाएगा। तो इसको इसी को कहते हैं हम कि वो उसने एकीकरण कर लिया है, एकीकरण के सिद्धांत के अंदर आता है, और अब उसका वो विशिष्ट चीज़ें करने लग गया है। इससे पहले तो वो केवल सामान्य चीज़ें कर पाता था और अब वो विशिष्ट चीज़ें करने लग गया है। और सरल से जटिल की ओर जाता है क्योंकि सरल चीज़ें पहले होती हैं फिर जटिल चीज़ें बाद में वो करता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास विकास के अंतर्गत मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज दोनों होते हैं विकास के अंदर, जहां आपकी आयु, आपके शारीरिक विकास और अलग अलग जो शारीरिक अंग हैं उनका विकास होता है, शरीर सुडौल होता है। इस वहीं दूसरी ओर गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं जिसके अंदर सामाजिक गुण आपके विकसित होते हैं, नैतिकता जो है आपके अंदर विकसित होती है और बौद्धिकता विकसित होती है। ये सारे आपके गुणात्मक परिवर्तन क्वालिटेटिव चेंज होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास किशोर अवस्था में शरीर में संवेगात्मक व सामाजिक और संज्ञानात्मक जो परिवर्तन है वो तेजी से दिखाई देते हैं। तो जो टीनेज होती है उसको क्या कहते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तीव्र गति संवेगात्मक, सामाजिक और समय ये जो परिवर्तन है ये शरीर के अंदर होते हैं, चाहे वो लड़के हैं, लड़का हो या लड़की हो। हालांकि इसके अंदर जो विकास की जो गति होती है उसमें लड़के और लड़कियों के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है विकास की जो गति है उसमें व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। तो ये अभी हम बात कर चुके हैं कि कोई जो बच्चा है वो सेम एज ग्रुप का होने के बाद ज़्यादा डेवलप कर सकता है किसी क्षेत्र में, और उसी एज ग्रुप का बच्चा कम डेवलप कर सकता है उस क्षेत्र में, या उसकी समझ में देर में आता होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ओके, और ये आपको उसमें एक अलग से टॉपिक भी है। तो खैर इसमें तो ये इस सिद्धांत में बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, बस इतना जरूरी याद रखना है हमको कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जो बालक है वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में भिन्न है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भिन्न होती हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं वो भिन्न होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उसकी जो मानसिक योग्यता है वो अलग होती है। इस कारण से उसके सीखने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है, और उसके जो उसकी जो विकास की अवस्था है वो भी अलग होती है। तो यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है। और नए जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जो है वो क्लास में 50 किस्म का बच्चा है, तो हर एक बच्चे की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, तो हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं, डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, हमने पहले भी देख लिए हैं वैसे। इसमें मैंने बताया कि परिमाणात्मक जो परिवर्तन होते हैं जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, इन सब में परिवर्तन होता है। वहीं जो विकास होता है उसके अंदर परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक जो परिवर्तन होते हैं जिसमें कि आपकी कार्य कुशलता में परिवर्तन होता है, आपकी कार्य क्षमता के अंदर परिवर्तन होता है, व्यवहार में सुधार होता है, नैतिकता का विकास होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं।
नेक्स्ट है आपके पास जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, यानी कि वो एक स्टेप है उस पूरी की पूरी विकास की प्रक्रिया का जो लाइफ लॉन्ग चलती है। जबकि विकास एक विस्तृत प्रक्रिया है, एक ब्रॉड टर्म है जो कि जिसके अंदर के सारे टर्म्स जो है अपने आप में समाहित होते हैं। फिर नेक्स्ट है वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, ये हमने पहले भी बात की। और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि विकास का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग तो हम हर एक चीज़ जीवन पर्यंत जो है वो करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर है वृद्धि हो रही है, इसका मतलब, इसका अर्थ यह होता है कि इस अर्थ यह नहीं कि विकास भी हो रहा होगा, यानी कि वो उसकी गारंटी नहीं देता है। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो इसका मतलब श्योर है कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ अपने आप हो रही होगी, क्योंकि वो उसके अंदर शामिल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वृद्धि एंड विकास को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स। तो इसमें जो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास पोषण, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। किसी बच्चे को किस प्रकार से खान पान मिलता है, कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बचपन में उसको सही से जो है उसका पालन पोषण होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ के ऊपर उसका विकास डिपेंड करेगा। क्योंकि जब उसको सही चीज़ें मिलेंगी, पौष्टिक आहार मिलेगा, तभी उसका शारीरिक विकास होगा, और तब जाके ही उसका बाकी के सारे विकास हो पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो इस भारत के अंदर जो है वो लगभग इतने सारे जो 33 से 40 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। तो वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको उसके माँ बाप जो है गरीब हैं, वो उनको उतना ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं, उनकी स्थिति खराब है। तो इसीलिए जो है सरकार भी जो है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इस प्रकार की स्कीम्स चलाती है कि गरीबों के लिए सस्ता अनाज, जो गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनके लिए जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है वो दिया जाता है। आपको पता है कि वो क्या क्या दिया जाता है, दलिया वगैरह, और जो आप तो एक पूरा का पूरा पैकेज बना के उनको दिया जाता है मातृत्व संरक्षण योजना में, है ना। तो वो इसीलिए है कि जो गरीब लोग हैं वो कम से कम माता को जो है वो उचित पोषण मिलेगा, तभी जो है बच्चे को मिलेगा। ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। या जब बच्चों के अंदर जो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम है, तो वो इसीलिए है कि गरीब का बच्चा जो है वो सुबह शाम उसको ढंग का खाना नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट दिन का खाना तो उसको स्कूल के अंदर ठीक मिले। उसके अंदर आप जैसे कई जगह पर बहुत सारी जगह पर अंडा अंडा भी दिया जा रहा है, या आपका दूध वगैरह दिया जाता है। तो ये सब इसीलिए है, दालें दी जाती हैं उचित मात्रा में, दलिया दिया जाता है। कुल मिला के बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं उनको एड्रेस करें, किस प्रकार से उस चीज़ को एड्रेस करके उसका रेट कम किया जाए, क्योंकि वही जो है वो विकास की पहली शर्त है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर तो आपका सारी की सारी जो है आपकी शारीरिक ग्रोथ आ जाती है, और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करते हैं। फिर आता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जब माँ बाप जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, हास्य पुष्ट होते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक होती है, तो उससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर भी अंतर पड़ता है ना। तो ये चीज़ आपने हर कभी देखी होगी, आपने देखा होगा कि जो है कई लोगों की जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें अगर डिजीजेज वाली हिस्ट्री है, तो उसमें जो है बच्चों के ऊपर फर्क उसका पड़ता ही पड़ता है। जैसे डायबिटिक वाली हिस्ट्री है, या अगर जैसे आपने देखा होगा कि गांगुली इतना स्वस्थ आदमी लेकिन उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया, तब पता चला कि उसकी तो फैमिली हिस्ट्री में कहीं हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो हेरिडिटी होती हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालती ही डालती हैं, और आगे जाके वो पूरी की पूरी उस जनरेशन को ख़राब करती हैं, क्योंकि वो चीज़ हेरिडिटी में चलती रहेगी फिर, है ना। किसी के तीसरी पीढ़ी में वो लक्षण शो होते हैं, किसी के चौथी पीढ़ी में होते हैं, लेकिन होते ही होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास लिंग यानी कि सेक्स। तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड फैक्टर होता है आपका वृद्धि एंड विकास का, क्योंकि जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनके अंदर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जो है गति होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जैसे कि अगर युवावस्था किशोरावस्था की बात करें तो पहले 12 से 14 लगभग शुरुआती जो किशोरावस्था होती है उसमें लड़कियां जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करती हैं, उनके शारीरिक अंगों का विकास तेज़ी से होता है, और उनके जो मैच्योरिटी लेवल है वो जल्दी आ जाता है। जबकि उसके बाद के जो लगभग 15 से 18 साल की एज में जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं, उनका जो शरीर है उस और मांसपेशियां वगैरह ये ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होकर विकसित होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं लक्षण पाए जाते हैं। और ये भी है कि ये भी एक फैक्ट है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं जल्दी, अपनी एज से ज़्यादा जल्दी, जबकि लड़के थोड़ा देर में होते हैं, है ना। तो ये एक फैक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वायु एवं प्रकाश, आपका एयर एंड लाइट। तो एयर एंड लाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इस तरह की जगह पर रहते हैं बच्चे जहाँ पर उचित प्रकाश नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, अंधेरी जगहों पर, सीलन वाली जगहों पर, गंदी जगहों पर रहते हैं,
तो उससे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम जानते हैं यार हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके माध्यम से लगातार हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वही शरीर की जो गति होती है उनको नियंत्रित करता है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको उचित रूप से चलाने में मदद करता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं और ग्रोथ पर उसका फर्क पड़ जाता है। जैसे कि लड़कियों में कई प्रकार की दिक्कतें हार्मोनल इम्बैलेंस होने से होती हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर है शारीरिक क्रिया जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो बच्चे किस प्रकार से फिट रहते हैं, बचपन में कितना एक्सरसाइज, दौड़ भाग, खेल कूद करते हैं, उस पर भी उनका ग्रोथ डेवलप करता है। अगर बच्चा बचपन से ही अंदर घर घुस्सू है या उसके अंदर वो 24 घंटे मोबाइल पर लगा है या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो उससे क्या होगा, उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो खेल की अवस्था है, वो कोई घर के अंदर बैठने की अवस्था नहीं है ना। तो ये चीज़ें भी इनके अंदर फ़र्क डालती हैं। फिर आपके पास वृद्धि एवं की अवस्थाओं की बात करें तो शैशव काल होता है पहला, जिसको इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसके लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया बताए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है 0 से 1, कोई 0 से 2, लेकिन हम ओवरऑल मान के चलते हैं कि 0 से 2 वर्ष की जो आयु है वो इन्फेंसी स्टेज के अंदर आती है, जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा तेजी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और इस अवस्था में बच्चा चूंकि पूरी तरीके से माँ बाप के ऊपर जो है डिपेंड होता है, तो इस टाइम पर जो उसकी नैतिकता होती है वो नहीं होती है उसके अंदर, और वो जो भी काम करता है वो माँ बाप के कहने पर ही करेगा या किसी और के कहने पर करेगा, उसके अंदर खुद की नैतिकता नहीं होती। फिर है बाल्यावस्था, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के अंदर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं आपके, अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और उसके बाद होता है पोस्ट चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये अवस्था जो 6 से 12 की होती है ये सबसे मुख्य होती है, क्योंकि इसमें खेल अवस्था इसको कहा जाता है, प्ले एज कहा जाता है। बच्चे इसमें जो है वो अपने ही जो समलैंग मतलब अपने ही लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं या विपरीत लिंग के साथ भी खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस अवस्था में वो उनको खेल खेलना, ग्रुप में टोली बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और साथ के साथ यहाँ पर उनकी जो लैंगिक क्या कहते हैं लैंगिक इच्छाएं होती हैं वो दबी हुई रहती हैं। तो ये किसने बताया, फ्राइड ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया हुआ है कि लैंगिक जो इच्छाएं होती हैं वो इस टाइम पर दबी होती हैं। आपने देखा होगा कि इस टाइम पर लड़के लड़कियां सब आपस में दोस्त होते हैं, उन्हें ऐसा कोई मतलब नहीं होता है उस तरीके से, है ना। तो ये सब इसी कारण से होता है। जबकि इसके बाद किशोरावस्था के अंदर उनकी जो लैंगिक इच्छाएं वो जागृत हो जाती हैं, आपके अनुशासन एवं नियमों को वो मानने लग जाता है इस अवस्था के अंदर 6 से 12 में, उससे समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो उसके अंदर गुण होता है किस कौन सा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की के, मतलब उसको ये होता है कि माँ बाप जो है मेरी तारीफ़ करेंगे या जो लोग हैं वो मेरी तारीफ़ करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा से अच्छा काम करूँगा। फिर है खोजी दृष्टिकोण होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे लगातार कुछ ना कुछ खुरापात करते ही रहते हैं, कुछ खोल दिया कुछ, मैं भी इस तरीके से हुआ करता था बचपन में, इस एज में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खोलने के लिए चाहिए थी। कोई घर में सामान पड़ा उसको खोल देंगे, उसके अंदर कुछ भी जुड़ा देना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर है आपके पास किशोरावस्था, आपका टीनेज। तो टीनेज जो है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो अंदर से जो है वो उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन वो बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। चाहे वो लड़के हैं लड़कियां, उन दोनों के शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हो रहे होते हैं। जैसे कि लड़कों की दाढ़ी मूछ निकलना और दिवा स्वप्न जो नाइट फॉल वगैरह होना, लड़कियों में भी जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना। तो ये सारे के जो चेंज होते हैं ये शरीर के अंदर होते हैं, जिसके कारण से जो इमोशन होते हैं उसमें तेज़ी से चेंज आता है, इसीलिए इसे तूफान तनाव की अवस्था कहा गया है। फिर क्या है, इसमें मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस तरह की भावनाएं बच्चे के अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। फिर इसमें जो है विद्रोह की भावना भी होती है। अगर आप उसको किसी काम के लिए रोकोगे तो वो आपका विद्रोह भी कर सकता है। और इसको गैंग एज भी कहा गया है, क्योंकि उसे इस टाइम पर गैंग में रहना पसंद है, बच्चों के साथ अपने दोस्तों के लिए वो वफादार होता है। फिर आपके इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और फिर नशे और अपराध की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए सर्वाधिक जो आपका गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत भी इसी अवस्था के अंदर पड़ती है। इसे इसको किशोर अवस्था, तूफान तनाव की अवस्था कहा गया है। और ये है 12 से 18 वर्ष, जिसमें कि लगभग 12 से 14 तक जो है वो पूर्व किशोर अवस्था और उसके बाद उत्तर किशोर अवस्था, ये दो अलग अलग किसी किसी मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने इस तरीके से बांट के इसको बताया है।
खैर उसके बाद आती है युवा प्रौढ़ावस्था जो 18 से 40 चलती है, फिर है परिपक्व अवस्था जो कि 40 से 65 चलती है, और फिर है वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से ऊपर। तो यानी कि 40 साल तक जो है आप पूरे युवा मान सकते हैं अपने आप को, लेकिन उससे ऊपर जब जाता है इंसान 40 क्रॉस करके, तो उसके बाद उसे अपने अलग तरीके से उसे अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तब तरह तरह की जो है नई चीज़ें, बीमारियाँ, कई चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर आपके पास आनुवंशिकता, हेरिडिटी। तो वंशानुगत जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहा जाता है, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो गुण होते हैं उनका स्थानांतरण बालकों के अंदर होता है। ओके। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इसके अंदर जो है वो आता है आपके परिवार, प्रजाति, भौतिक वातावरण, जिस वातावरण में आप रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन, कहाँ रहते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपके आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसा इलाका है, कैसे आपके परिवार के वाले हैं, किस प्रकार का माहौल है, कैसा माहौल है, और समाज कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, देश की विचारधारा कैसी है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है निष्कर्षली हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो विकास होता है वो किसी भी व्यक्ति का विकास वो आनुवंशिकता और जो वातावरण है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसी का परिणाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक, और ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।